हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज से हम सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रिपरेशन होगी वो साइंस की प्रिपरेशन होगी और ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, जितने भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम क्वेश्चंस कराएंगे, वे सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके आपको बेल आइकन को ऑन कर देना है, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम साइंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी कि तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाली बात है सबसे महत्वपूर्ण उपयोग। तो वैसे हम जानते हैं कि बर्तन बनाने में भी, बिजली के तार बनाने में भी, मिश्र धातु में भी इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका बिजली के तार बनाने में। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि बर्तन बनाने के लिए हम जर्मन सिल्वर यानी कि मिश्र धातु वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। और मिश्र धातु में दो या दो से अधिक यदि धातुओं को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्र धातु बनती है। तो इस तरह से यहाँ पर मेनली हमें पूछा गया है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किस क्षेत्र में है, यानी कि किस चीज़ के लिए होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है बिजली के तार बनाने में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अभी फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, आप यहाँ पर देखेंगे, कॉपर का मुख्य अयस्क है। यानी कि कॉपर का जो मुख्य अयस्क है वो कौन सा है? बेकेलाइट, डोलामाइट, कॉपर पायराइट या फिर बेराइट। तो इसमें से आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉपर का जो मेन अयस्क होता है वो होता है फ्रेंड्स आपका कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट इसका मेन अयस्क होता है। जबकि फ्रेंड्स, यदि मैं बेकेलाइट की बात करूं तो बेकेलाइट क्या है? एक थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। इसका जो उपयोग होता है वो बिजली के प्लग वगैरह, स्विच वगैरह या फिर पेन या कंघी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि यदि मैं डोलामाइट की बात करूं तो डोलामाइट क्या होता है? ये मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है डोलामाइट। और ये यदि हमें चूने पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम यदि ले ली जाए तो वहाँ पर डोलामाइट, उसे डोलामाइट कहते हैं। और यदि 45% से अधिक मैग्नीशियम ले ली जाए तो वहाँ पर शुद्ध डोलामाइट बनता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आप लिख सकते हैं CaCO3 डोलामाइट का रासायनिक सूत्र होता है। इसी के साथ में मैं बात करूँगा बेराइट की। तो बेराइट क्या है? ये भी एक खनिज होता है जो कि जिसमें बेरियम सल्फेट पाया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम याद रखेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका कॉपर पायराइट, यानी कि कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का क्या नियम है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों के विषय में बताया हुआ है। पहला इसमें दिया है, तत्वों के रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसी में दूसरा दिया गया है कि तत्वों के रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। सी दिया गया है, तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों में आवर्तता नहीं होती है। तो ये तो हो नहीं सकता है। और जो पहला है फ्रेंड्स, वो जो पुष्टि करता है वो करता है आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पूछा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए जो हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया है, जो कि मोजले की आवर्त सारणी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में फ्रेंड्स, आपसे त्रिक सिद्धांत के विषय में पूछा जा सकता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। तो जो त्रिक सिद्धांत दिया था यानी कि वो दिया था डोबेराइनर ने। तो इस तरह से आपको यदि आधुनिक आवर्त सारणी के लिए पूछा जाए कि किसने दी थी,
तो ये दी थी मोजले ने। यदि आवर्त सारणी के लिए पूछा जाए तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। और इसमें हमें ध्यान देना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के ऊपर ध्यान देकर के बनाई गई है, जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार को के आवर्ती फलन लेकर के इसको बनाई गई है। तो इस तरह से हमें विशेष तौर से ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है और इसके ऊपर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम तड़ित झंझ की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम तड़ित झंझ की जो संकल्पना है वो क्या है? तो तड़ित झंझ से मतलब होता है आपका थंडर स्टॉर्म से। तो यानी कि ये संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो तड़ित झंझ जिसको थंडर स्टॉर्म बोला जाता है, ये जो संकल्पना दी गई थी, ये संकल्पना दी गई थी आपके यहाँ पर दिया है जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये संकल्पना दी गई थी। तो थंडर स्टॉर्म की यदि संकल्पना के विषय में बात करें तो ये दी गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अथवा नाभिक के धनावेश को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी भी तत्व में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या फिर नाभिक के धनावेश को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या फिर 1.6 10⁻⁻19 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें विकल्प दिया है आवेश संरक्षण का नियम यह बताता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो आपके राइट आंसर होने वाले हैं वो कौन से ऑप्शन होंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला ही नंबर दिया गया है कि वह छोटे से छोटा आवेश जो आवेशित कण पर हो सकता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के समतुल्य होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी नेक्स्ट जो दिया गया है फ्रेंड्स वो दिया गया है कि आवेश संरक्षण का नियम यह बताता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो ये तीनों ही विकल्प हमारे बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? यानी कि जनरेटर होता क्या है? तो फ्रेंड्स जनरेटर क्या है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? स्पेशली जब जो जनरेटर होता है उसके आर्मेचर की कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाते हैं तो कुंडली में क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होती है। और ये जो करंट है वो स्लिप रिंग या फिर कार्बन ब्रश की सहायता से जो एक्सटर्नल जो सर्किट होता है उसमें प्रवाहित होने लगती है। इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो जनरेटर है उसका जो कार्य है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो आपके दोनों जो विकल्प हैं यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल के संदर्भ में सत्य कथन है। यानी कि जो शेल होता है उसके संदर्भ में यानी कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है? विद्युत प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना सेल का आवेशन कहलाता है यानी कि चार्जिंग ऑफ सेल कहलाता है, बिल्कुल सही है।
सेल को उपयोग में लाने पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में सत्य कथन बताइए, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। ये धारा एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी दिशा बदल देती है। भारत के विद्युत उत्पादन केंद्रों में प्रेषित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि आपने बताया कि निश्चित समयांतराल में अपनी दिशा बदल लेती है, तो आप सभी को पता होगा कि इस तरह से जो करंट चलती है, यानी कि एक निश्चित समयांतराल के बाद में अपनी दिशा को बदल लेती है, तो ये धारा कैसी कहलाती है? ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और मैक्सिमम जो हमारे विद्युत उत्पादन केंद्र हैं वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से इसके दोनों ही विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। इसमें पूछा गया है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के विषय में। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है? डायरेक्ट करंट में आपने पढ़ा होगा, तो इस तरह से जो करंट होती है यानी कि एक दिशीय करंट होती है। और ये जो करंट होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है कि वह धारा जो निश्चित समांतराल में अपनी दिशा बदल लेती है। तो ये तो दिशा नहीं बदलती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो 1 है वो करेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है? वह धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है, एक दिशीय होती है क्योंकि ये धारा। और तीसरा है विद्युत सेल में दिश धारा प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर कौन सा होता है विद्युत का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रबड़ बिल्कुल कुचालक होता है, कांच कुचालक होता है, प्लास्टिक कुचालक होता है। लेकिन यदि मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट क्या होता है? ये विद्युत का चालक होता है। तो इसमें जो कुचालक होंगे वो होंगे आपके रबड़ यानी कि कांच और आपका प्लास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विद्युत का चालक है। अभी यहाँ पर कंडक्टर की बात की गई है, तो कंडक्टर में कौन कौन से होते हैं? अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कंडक्टर में ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, तांबा बिल्कुल कंडक्टर होता है, लवणों का जलीय विलयन भी कंडक्टर होता है, जबकि जो हमारा हीरा है वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि अचालक का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलाम का नियम बताता है। तो कुलाम का नियम क्या बताता है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फोर्स होता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दोनों की मल्टीप्लाई के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये Q1 है, ये Q2 है और उसके बीच की दूरी यहाँ पर क्या है? R है। तो जो फोर्स होगा इनके गुणनफल के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? उसकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तड़ित चालक के संदर्भ में विचार कीजिए, यानी कि तड़ित जो चालक होता है उसके संदर्भ में हमें बताना है कि क्या होता है, यानी कि लाइटिंग जो रोड होती है उसके विषय में हमें बताना है। तो क्या है? तड़ित चालक एक धातु की छड़ है जिसे किसी भवन के ऊपर लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये पहला तो बिल्कुल सही है। तड़ित चालक का उद्देश्य तड़ित से भवन की सुरक्षा करना है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि फ्रेंड्स जो लाइटिंग रोड होती है
उसका जो प्रयोग है वो भवन या फिर किसी टावर के ऊपर लगाकर उसके निचले सिरे को एक तार से जोड़कर ज़मीन में गाड़ देते हैं। जिससे क्या होगा कि जो तड़ित है यानी कि जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली जो चमकती है, वो धरती की ओर आती है, तो इस छड़ की ओर आकर्षित होती है और वे उसी के जरिए धरती में समा जाती है। इससे क्या होगा कि हमारा जो भवन या बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे याद रखेंगे तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, धातुओं को संचारण से बचाया जा सकता है। तो धातुओं को संचारण से बचाया जा सकता है, ये क्या होता है? तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले धातुओं का संचारण होता क्या है, यानी कि जो हमारा कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है वो होता क्या है। तो इसमें कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या यानी कि चीज़ें की जाती है वो हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर लिखा है ग्रीज या पेंट लगाकर, मिश्र धातु बनाकर, या फिर यशद लेपन द्वारा। यशद लेपन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। तो कभी भी यानी कि कोरोजन ऑफ मेटल्स को यदि रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीज या पेंट का उपयोग कर सकते हैं हम, या फिर मिश्र धातु बनाकर यानी कि उसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से हम उसको बचा सकते हैं। तो यानी कि तीनों ही जो मेथड हैं उसके प्रयोग से हम धातुओं के संचारण को यानी कि कोरोजन ऑफ मेटल्स के रूप में यानी कि को बचाया जा सकता है, यानी कि मेटल्स को कोरोजन से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चंस यानी कि तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट होते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 15 क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना रेस्पॉन्स, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस हमारी ये जो एक पहल है, उस पहल से आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, कितना आपको फ़ायदा लग रहा है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।